आपने टॉपिक डाल दिया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में हमने प्रीवियस क्लास में नाइट्रोजन ग्रुप के बारे में पढ़ चुके थे। देन उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को हमने देखा। देन उसके बाद हमने क्या पढ़े थे बेटा, हमने पढ़े थे फॉस्फोरस ग्रुप को पढ़े थे। किसको पढ़े थे हमने? फॉस्फोरस ग्रुप को पढ़े थे। और फॉस्फोरस ग्रुप में हमने क्या पढ़े थे, तो वाइट फॉस्फोरस और जो आपके पास कौन सा फॉस्फोरस था, रेड फॉस्फोरस, उसके बीच का हमने अंतर देखा। अंतर के साथ साथ हमने दोनों की प्रॉपर्टीज़ को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अभी जो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्या बेटा, क्लोराइड्स ऑफ, क्या करने वाले स्टार्ट हम, क्लोराइड्स ऑफ फॉस्फोरस। कि फॉस्फोरस किस किस टाइप का क्लोराइड आपका बनाता है ये अपन ने पढ़ चुके थे बेटा। फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स पढ़ चुके थे, रेड फॉस्फोरस पढ़ चुके थे। इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस को पढ़ चुके थे। दोनों के बीच का क्या समझ चुके थे, डिफरेंस को समझ चुके थे। देन इसके बाद हमने, अब जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है क्या, क्लोराइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो क्लोराइड्स ऑफ फॉस्फोरस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर याद रखेंगे कि जो PCl5 होता है वो ऑयली लिक्विड कलरलेस होता है। PCl5 होता है वो येलो पाउडर्ड होता है आपका। अब रिएक्शन ऑफ क्या देखेंगे बेटा, हम PCl देखेंगे। तो रिएक्शन ऑफ PCl में बात करेंगे तो PCl को हीट करने पर क्या मिलता है, तो PCl को हीट करने पर PCl3 और CCl2 मिलता है। यहाँ पर PCl को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो POCl3 मिलता है। इस POCl3 को फिर फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, H3PO3 बनता है। क्या बनेगा आपका, H3PO3 बनेगा। आगे अगर इसी की बात करेंगे तो ये आपका स्ट्रक्चर है बेटा PCl5 का, जिसमें ये जो आपके पास दो क्लोरीन है, ये दो क्लोरीन किस फॉर्म में, तो ये एक्सियल फॉर्म में प्रेजेंट है आपके। और यहाँ पर जो आपके पास है तीन, आपके पास जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन आपके पास इक्वेटोरियल बॉन्ड में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है, आपके पास इक्वेटोरियल बॉन्ड में प्रेजेंट है। इक्वेटोरियल क्या होगा, ये बॉन्ड में आपका प्रेजेंट होगा। इसी में अगर हम आगे आपकी बात करेंगे कि एक्सियल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, वो इक्वेटोरियल से ज़्यादा होती है। यहाँ पर जनरली एक क्वेश्चन आपको गिवन है बेटा, अगर हमने PCl वाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराएंगे तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बन जाएगा, PCl3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा आपके पास प्रोडक्ट, PCl क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। इसी में आगे अगर हम बात करेंगे आपकी कि ये जो PCl5 होता है इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होगा, sp3 है। और इसकी जो संरचना है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। क्या है इसकी संरचना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या होगी, इसकी संरचना होगी। इसी में अगर हम आगे बात करेंगे तो यहाँ पर जनरली ये जो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि एक्सियल बॉन्ड को बनाना है PCl5 में, तो वो क्या करेगा, तो dz² का और x² dx² माइनस y² का यूज़ करेगा। यहाँ पर इक्वेटोरियल बॉन्ड को बनाने के लिए ऑर्बिटल्स का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, तो ऑर्बिटल्स का यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर जनरली PCl5 एसएन की क्रिया अगर PCl5 से कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर एसएन की क्रिया PCl5 से कराएंगे तो यहाँ पर SnCl2 बनेगा और PCl3 बनेगा। SnCl2 बनेगा और क्या बनेगा आपके पास, PCl क्या बनेगा बेटा, 3 बनेगा। यहाँ पर फॉस्फोरस के एसिड की बात करेंगे तो H3PO4 क्या होता है, फॉस्फोरस का एसिड होता है। जनरली इसमें बोला गया है कि ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड से हम 3 हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं। इससे हम इसी को क्या बोला जाता है, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलेंगे। तो यहाँ से इसके स्ट्रक्चर से हम कितने हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, 3 हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। कितने हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं बेटा, 3 हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा आपके पास, sp3 होगा। क्या होगा बेटा, sp3 हो जाएगा। इसी में अगर हम आगे बात करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +5। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +5। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3। और NF की वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी बेटा, इसकी 3 हो जाएगी। इसी में आगे अगर हम बात करेंगे तो आपने 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्या ले लिया बेटा, H3PO4 ले लिया। इसको क्या करेंगे आप, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या ले लिया आपने, H3PO4। तो यहाँ पर क्या बनेगा, H6P2O8 बनेगा। इसमें 3 वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देंगे तो P2O5 मिलेगा। इसको डाइमराइज करेंगे तो क्या बनेगा, P4O10 बनेगा। क्या बनेगा बेटा, P4O10 बनेगा।
P4O10 जो होता है ये क्या होता है आपके पास, इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल बेस बनाया जाएगा, फिर इसको कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद उसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को क्या करेंगे, अटैच करेंगे। यहाँ पर जो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 होगा। और ये जनरली ये जो एसिड होगा वो नॉन रिड्यूसिंग एसिड होगा। कैसा एसिड होगा बेटा, ये नॉन रिड्यूसिंग आपका क्या होगा, एसिड होगा। यहाँ पर जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO3 से 2 हाइड्रोजन आयन को रिलीज किया जा सकता है। H3PO4 से कितने हाइड्रोजन आयंस को निकाला जा सकता है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स को निकाला जाता है। फॉस्फोरस की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा, +3 होगी। साथ ही साथ इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा आपके पास, sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा यहाँ पर, sp3 होगा। H3PO3 को यहाँ पर आपने क्या ले लिया, H3PO3 को आपने डाइमराइज किया, तो डाइमराइज करने पर क्या बनेगा, तो H6P2O6 बनेगा। H6P2 क्या बनेगा, O6 बनेगा। इसको वाटर के साथ क्रिया करेंगे तो P3O3 बनेगा, या P4 क्या बनेगा, O4 बनेगा। क्या बनेगा बेटा, P4O4, P4O6 बनेगा। क्या बेटा, इसको P3O2 कब डाइमराइज कराएंगे ना, तो P4 क्या बनेगा आपके पास, O6 बनेगा। आगे इसी में बात करेंगे तो P4 जो O6 का बेटा ये स्ट्रक्चर होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा आपके पास, sp3 होगा। यहाँ पर जो P4O6 में P का जो अगर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा, +3 होती है। और जो P4 जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसा एजेंट होता है, तो ये जनरली आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो ये +3 से कितनी होती है आपके पास, +5 होती है। ये +3 से कितनी हो जाएगी आपके पास, प्लस क्या हो जाती है आपकी, 5 हो जाएगी। इसी में अगर हम बात करेंगे, आपका एक क्वेश्चन है बेटा, हमने 4 मॉलिक्यूल ऑफ क्या ले लिया, H3PO4 ले लिया, इसको हीट किया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 मोल ऑफ H3PO4 प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा, PH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास, PH3 बन जाएगा। H3PO3 को हीट करेंगे तो हीट करने पर आपके पास क्या निकलेगा बेटा, PH3 क्या होता है आपके पास बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर H3, यहाँ पर अब नेक्स्ट है जो आपके पास H3PO2, इसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बेटा, इसको जनरली हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहा जाता है। इसका NF की वैल्यू 1 होती है और हाइड्रोजन आयन की जो वैल्यू होती है, बेसिसिटी की वैल्यू भी कितनी होती है आपकी, 1 होती है। यहाँ पर अगर इसकी बात करेंगे तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होगा, sp3 होगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1 होगी। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 होता है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा आपके पास, sp3 होता है। यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, इस जो रिएक्शन इसमें डिस्प्रोपोर्शन होगा, एक बार ऑक्सीडेशन होगा तो एक बार क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा। एक बार ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार रिडक्शन होगा। और इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है आपके पास, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। क्या बोला जाता है बेटा, इसी को डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे तो इसमें जनरली किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, यहाँ पर H3PO2 में रिडॉक्स प्रॉपर्टी होती है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 से कितने में जाती है, +5 में जाती है। +3 में कहाँ चली जाएगी, +3 से कहाँ जाती है, +5 में जाती है। यहाँ पर पायरोफॉस्फोरिक एसिड, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, तो ये H4P2O7 होता है। कितना हो जाएगा, H4P2O7 क्या होता है आपके पास, ये आपके पास जनरली पायरोफॉस्फोरस एसिड होता है। क्या होगा, पायरोफॉस्फोरस एसिड होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा बेटा। और ये जो सॉलिड होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। किसके कारण स्टेबलाइज होगा, तो ये जनरली आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, किसके कारण होता है, तो ये स्टेबलाइज, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाएगा, ये स्टेबलाइज होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। आगे हम और बात करते हैं बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी फॉस्फोरस की, +5, -3 से +5 के बीच में होगी। ठीक है, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा जब इसको हीट किया जाएगा। टेट्रा बेस होता है, इसकी NF की वैल्यू 4 होती है। ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। कैसा होता है बेटा, ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। इसको बनाने के लिए, पायरो एसिड को बनाने के लिए हम एसिड के रिएक्शन किससे कराते हैं, डाइमर से। तो एसिड के रिएक्शन किससे कराने पर बेटा, डाइमर से कराने पर, एसिड के रिएक्शन डाइमर से कराने पर क्या बनता है, तो पायरो एसिड बनता है। क्या बनेगा यहाँ पर आपके पास, पायरो एसिड का क्या हो जाएगा आपके पास, फॉर्मेशन हो जाएगा। पायरो एसिड का क्या हो जाएगा आपके पास, फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर H3PO4 को लेंगे है ना, उसको जनरली फॉस्फोरिक एसिड, इसमें क्या बनेगा, डाइमर क्या बनेगा, तो यहाँ पर H3PO4 से यहाँ पर क्या बनेगा, H6P2O8 बनेगा। इसी से डाइमराइज करके क्या बनेगा, तो H4P2O4 बनेगा। इसको बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड या पायरोफॉस्फोरिक एसिड।
जनरली अगर इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसकी बेसिसिटी कितनी होती है बेटा, 2 होती है, और इसका एन फैक्टर कितना होता है, 0 2 होता है। कितना होगा इसका, 0 2, इसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा ऑक्सो एसिड। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक क्वेश्चन आपको वो दिया गया है कि यहाँ पर अगर हम क्या लेंगे, 3 मोल ऑफ H3PO4 को अगर हम हीट करेंगे तो यहाँ पर H3PO4 बनेगा, 2 मॉलिक्यूल आपके पास क्या बनेगा, 2PH3 बनेगा, 2PH3 बनेगा। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्या होगा, तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड को बनाने के लिए हम एसिड से क्या करेंगे, वाटर को रिमूवल करेंगे तो मेटा एसिड बनता है। यहाँ पर H3PO3 जो रहेगा ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी, अब हम कैल्कोजन फैमिली की बात करेंगे। कैल्कोजन फैमिली जो होती है उसमें ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम और पोलोनियम आता है। ये आपके क्या है, मेंबर्स है किसके बेटा, कैल्कोजन ग्रुप के, कैल्कोजन ग्रुप के। ये जो ग्रुप नंबर आपका 16 होता है, ग्रुप नंबर 16 को ही क्या बोला जाता है, तो कैल्कोजन फैमिली या ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 होता है। कितना होगा बेटा, ये NH4 NP क्या हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, सेलेनियम और टैलेनियम आपके पास मेटोलाइड, और पोलेनियम क्या है, एक प्रकार से ये रेडियो एक्टिव आपका एलिमेंट होता है, और एक प्रकार से पुअर क्या होता है, ये आपके पास एलिमेंट या मेटल की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर जो आपके पास ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता, ऑक्सीजन जो होगा वो डायामैग्नेटिक होगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा, और ये जो फॉस्फोरस होगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। फॉस्फोरस क्या होगा आपके पास, पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ पर जनरली बात करेंगे तो जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, मोस्ट अबेंडेंट होता है किसमें, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मोस्ट अबेंडेंट होता है अर्थ क्रस्ट में। सल्फर का मॉलिक्यूल क्या होता है, वॉल्केनो डिपॉजिट में मिलता है। टैलेनियम क्या मिलता है, एज ए सल्फाइड फॉर्म में मिलता है। पोलिनियम आपके पास एक प्रकार से डीके से रेडियो एक्टिव क्या होता है आपके पास से एलिमेंट होता है। यहाँ पर एलोट्रॉप्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एलोट्रॉप्स की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ऊपर से नीचे आने पर आपकी क्या होगी, रेडियस इंक्रीज करेगी। क्या करेगी बेटा, टॉप टू बॉटम आने पर क्या होगी, रेडियस इंक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो शेल है वो क्या हो रहे हैं आपके, इंक्रीज हो रहे हैं। शेल क्या हो रहे हैं आपके पास, इंक्रीज हो रहे हैं। तो जनरली अगर हम बात करते हैं कैल्कोजन ग्रुप की तो ये इसको क्या बोला जाता है बेटा, ग्रुप नंबर 16 बोला जाता है, और साथ ही साथ इसको क्या बोला जाता है, तो कैल्कोजन फैमिली कहा जाता है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 क्या होता है आपके पास, NH2 क्या हो जाएगा बेटा, NP4 हो जाएगा। यहाँ पर जनरली इसमें बात करेंगे तो जिसका एटॉमिक साइज होता है, इसका क्या होगा, जो आपके पास एटॉमिक साइज होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन एनर्जी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। ऊपर से नीचे आने पर अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, साइज के। ये अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्शन है, सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम ग्रेटर देन आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जनरली अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन के साथ तो यहाँ पर जनरली हम H2O को पढ़ेंगे, H2S को पढ़ेंगे। तो H2S का जो क्या होता है, ऑर्डर कैसा होता है बेटा, रोटन एग होता है। H2 सेलेनियम, H2 टैलेनियम, H2 पोलिनियम, ये क्या होता है आपके पास, रेडियो एक्टिव क्या होता है आपके पास, एलिमेंट होता है। एसिडिटी क्या करती, इंक्रीज करती है ना, एसिडिटी क्या करती, इंक्रीज करती है। ग्रेटर स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ग्रेटर स्टेबलाइजेशन क्या करती, कॉन्जुगेट बेस का। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पावर ऊपर से नीचे आने पर क्या करती है, इंक्रीज करती है। यहाँ पर जो SO2 आपके पास होगा वो ऑफनली मोर रिड्यूसिंग होगा किससे, ऑक्सीडाइजिंग से, इज मोर ऑफन रिड्यूसिंग देन ऑक्सीडाइजिंग। उसी में अगर हम आगे बात करेंगे आपकी तो यहाँ पर जो आपके पास SO2 होता है ये -2 से कितने में जाता है, तो +6 में जाता है। ये -2 से कितने पे जाएगा, तो +6 के ऑक्सीडेशन स्टेट को हमको क्या करता है, यहाँ पर दर्शाता है। यहाँ पर जनरली हमें याद रखना है कि यहाँ पर अगर आपने क्या लिया, ऑक्सीजन की रिएक्शन क्या कराएंगे आप, फ्लोरीन से कराएं, क्लोरीन से कराएं, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, O2F2 OF2 बनेगा, OCl2 बनेगा, Cl2O3 बनेगा। सल्फर के साथ कराएंगे तो SF2 बनेगा, SF4 बनेगा, SF6 बनेगा, S2Cl2 बनेगा। सेलेनियम SeF4 बनेगा, Se2Cl2 बनेगा। टैलेनियम TeF4। पोलेनियम यहाँ पर आपके पास जनरली कोई स्टेबलाइज यहाँ पर आपके पास कंपाउंड नहीं बनाता। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ओनली फ्लोरीन ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पर फ्लोरीन ही है जो क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या कर सकता है,
ऑक्सीडाइज कर सकता है। ओनली फ्लोरीन ही है वो क्या करेगा आपके पास ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, वो ऑक्सीडाइज कर लेगा। ठीक है, तो ग्रुप 16 में हाइड्राइड की बात करेंगे तो यहाँ पर H2O है। ठीक है, यहाँ पर H2S है, H2 सेलेनियम है, H2 क्या है आपके पास सेलेनियम है। तो बेटा ये जनरली आपके पास क्या है, तो हाइड्राइड है। किसके हाइड्राइड है, तो ग्रुप नंबर 16 के क्या है, ये हाइड्राइड होते हैं। यहाँ पर जनरली अगर हम बात करेंगे बेटा आपकी, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे तो ऊपर से नीचे आने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है आपकी, डिक्रीज करती है। तो टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है, आपकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर रही है, आपकी डिक्रीज कर रही है। थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जनरली स्टेबिलिटी कंपाउंड डिपेंड अपॉन बॉन्ड स्ट्रेंथ। डाउन द ग्रुप क्या होती है आपकी, जो बैंड होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होने लगते हैं बेटा, वीकर होने लगते हैं। ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे, अगर हम बात करते हैं किसकी, आर्नियस एसिडिटी की, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है आपकी जो आर्नियस जो एसिडिटी होती है वो क्या करती है, डाउन द ग्रुप क्या करती है आपकी, इंक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ वंडर वॉल्स, हाइड्राइड्स पढ़ेंगे तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके मॉलिक्यूलर वेट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होगा आपके पास, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होता है बेटा, डायरेक्टली क्या होगा आपके पास, प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा वो आपके पास डायरेक्टली क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसी में अगर हम आगे आपकी बात करेंगे किसकी, तो हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 16 की, तो यहाँ पर जनरली क्या होगा, तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तथा चार्ज का सेपरेशन भी क्या होगा आपके पास, घट जाएगा। चार्ज का सेपरेशन भी क्या हो जाएगा आपके पास, घट जाएगा। इसी में अगर हम आगे आपकी बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट H2O का क्या होता है, ज़्यादा होगा, क्योंकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन का क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि H2O में क्या पाया जाता है बेटा, आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, H2O फिर टैलेनियम फिर H2S फिर ये हो जाएगा सल्फर। क्या हो जाएगा बेटा, ये सल्फर हो जाएगा। इसी में आगे अगर हम बात करेंगे आपकी प्रिपरेशन ऑफ O2, तो O2 का प्रिपरेशन करने के लिए H2O2 ये क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज होकर हीटअप में होने पर हमको क्या देते हैं बेटा, ये ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं, ये हमको ऑक्सीजन देते हैं। H2O2 ये वाटर हमको क्या देते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का क्या करेंगे, तो ये लिबरेशन करते हैं। O2 का क्या करेंगे, लिबरेशन करेंगे। अगर हमने क्या ले लिया, KClO3 ले लिया, तो KClO3 की रिएक्शन अगर आपने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया MnO2 की प्रेजेंसी में, तो यहाँ से आपके पास क्या निकलेगा बेटा, ऑक्सीजन निकलेगा। KMnO4 को आप हीट कर देंगे तो KMnO4 MnO2 प्लस यहाँ से आपके पास क्या निकलेगा, तो ऑक्सीजन की गैस यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी, लिबरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, ऑक्सीजन की गैस लिबरेट हो जाएगी। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि आपके पास अगर ऑक्सीजन की प्रिपरेशन करना है तो ऑक्सीजन की प्रिपरेशन करने के लिए आप किन किन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। इसी में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपके पास Ag होता है, जो Ag होता है, Hg होता है, Pd होता है, C होता है, ये ऑक्सीडाइज के ऑक्साइड क्या होते हैं, सेल्फ रिडक्शन कराने पर हमको क्या मिलेगा, तो सेल्फ रिडक्शन कराने पर हमको क्या मिलता है, O2 मिलता है। सेल्फ रिडक्शन कराने पर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर O2 मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करेंगे बेटा आपके पास नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नाइट्रेट को हीट करने पर अगर हम क्या करेंगे, नाइट्रेट्स को हीट करेंगे तो हीट करने पर हमारे पास क्या बनेगा, तो NO2 बनेगा। तो तथा यहाँ से क्या होगी, ऑक्सीजन गैस भी क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। यहाँ से ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होगी और यहाँ से क्या होगा आपके पास, NO2 गैस भी क्या होगी आपके पास, लिबरेट हो जाएगी। NO2 भी लिबरेट होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा आपके पास, लिबरेट हो जाएगा। ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। यहाँ पर जो आपके पास ओजोन मॉलिक्यूल है या इसी को बोलते हैं O3 मॉलिक्यूल, ये ओजोन मॉलिक्यूल है, इसमें O3 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ये जनरली क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है और ये क्या करेगा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है बेटा आपके पास, एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओजोन क्या होता है, एक प्रकार से बाइपोलर मॉलिक्यूल है। OO के सभी बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं और O3 गैस पेल ब्लू कलर की होती है। किस कलर की होती है बेटा, जनरली इसका जो कलर होता है वो पेल ब्लू कलर का होता है। O3 जो होती है उसको अगर हीटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉयलेट और डार्क ब्लू
कलर का ये कलरलेस सॉल्यूशन हमको मिलेगा। यहाँ पर प्रिपरेशन की बात करेंगे तो हमने क्या ले लिए 3 मोल O2 लिए, और 3 मोल O2 से क्या मिल जाएगा 2 मोल क्या बनेगा O3 बनेगा। तो यहाँ पर 3 मोल O2 से क्या बनेगा 2 मोल क्या बन जाएगा यहाँ पर O3 बन जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, तो ओजोन मॉलिक्यूल की प्रिपरेशन कर सकते हैं आप बेटा अलग अलग तरीके से। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे इसके रिएक्शन की, तो यहाँ पर इसके रिएक्शन को देख लेते हैं कि ये क्या करेगा I माइनस से रिएक्शन करके क्या बनाएगा I2 बनाएगा, ये Fe+2 से रिएक्ट करके Fe+3 बनाएगा, ये Sn+2 से रिएक्ट करके Sn+4 बनाएगा, ये NO2+4 से रिएक्ट करके N2O5 बनाएगा, ये PbS से रिएक्शन करके क्या बनाएगा तो PbSO4 बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा आपके पास PbSO4 बनाएगा। Pb क्या बनाएगा SO4 बनाएगा। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर का जो एलोट्रॉप्स होता है एसेट वो रोम्बिक और ये येलो कलर का होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है बेटा इस तरीके से आप देख सकते हैं, और इसका बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितना दिखा रहा है 107 दिखा रहा है। एसिड जो होता है मोनोक्लिनिक फॉर्म में भी होता है वो इस तरीके से दिखता है, इसका बॉन्ड एंगल 102 या समथिंग होता है बेटा, है ना। इसी में अगर हम बात करेंगे आपकी यहाँ पर जो आपके पास, अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे बेटा एक एक इससे बनने वाले कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सोडियम टेट्राथायोसाइनेट क्या पढ़ेंगे बेटा हम यहाँ पर पढ़ेंगे सोडियम टेट्राथायोसाइनेट। तो सोडियम टेट्राथायोसाइनेट का फॉर्मूला क्या होता है तो N2S4O6 होता है। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दिखा रही है +5 दिखा रही है। कितनी दिखा रही है बेटा +5 दिखा रही है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे तो यहाँ पर जनरली क्या होगा तो Na2S2O8 की रिएक्शन जब I2 से कराएंगे आप तो यहाँ पर I माइनस निकलेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा Na2S4O6 का फॉर्मेशन यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर जो सल्फर की जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेज जो मानी गई है वो मानी गई है कितनी बेटा +2.5। कितनी मानी गई है इसमें +2.5 इसकी क्या मानी गई है आपकी ऑक्सीडेशन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट मानी गई है। यहाँ पर अगर हम जनरली बात करेंगे आपने क्या ले लिया सल्फर लिया, और सल्फर की रिएक्शन अगर आप NaOH से कराओगे तो Na2S बनेगा, H2SO4 से कराओगे तो H2SO2 गैस बनेगी, HNO3 से कराएंगे तो H2SO4 बनेगा, O से कराएंगे तो SO2 बनेगा। ठीक है, O से कराएंगे तो क्या बनेगा SO2 बनेगा। यहाँ पर SO2 और SO3 में ज़्यादा एसिडिक वो होगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा। ठीक है, और उसकी एसिडिटी भी क्या होगी बेटा आपकी ज़्यादा होगी। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसकी एसिडिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा। यहाँ पर सल्फर का डाइऑक्साइड बनाने के लिए अब सल्फर की रिएक्शन किससे करेंगे तो सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करके उसको हीट करने पर यहाँ पर क्या बनेगा SO2 बनेगा। साथ ही साथ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा तो SO3 यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास लिबरेट हो जाएगा। यहाँ पर जो SO2 होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रियरली क्या करता है ऑक्सीडाइजिंग गैस की तरह क्या करेगा रिएक्ट करेगा। यहाँ पर जनरली आप Fe2 की रिएक्शन O2 से कराएंगे तो यहाँ पर Fe2O3 बनेगा ब्राउन कलर का, और यहाँ पर क्या बनेगा तो SO2 गैस जो होगी लिबरेट होगी वो लाइट येलो कलर की क्या हो जाएगी लाइट येलो कलर की जो गैस है वो क्या हो जाएगी लिबरेट हो जाएगी। SO2 जनरली क्या होता है बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग गैस की तरह बिहेव करती है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग गैस है जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग गैस है बेटा जो जनरली क्या करती है ऑक्सीडाइजिंग गैस की तरह भी क्या करती है आपकी बिहेव करती है। ऑक्सीडाइजिंग गैस की तरह भी क्या करेगी बेटा ये बिहेव करेगी। इसी में अगर हम आगे बात करेंगे तो अगर आपने क्या ले लिया सल्फर की रिएक्शन किससे करा लिया SO2 से O2 से कराया, तो सल्फर की रिएक्शन O2 से कराने पर यहाँ पर SO2 बनेगा। ये SO2 की रिएक्शन वेनेडियम ऑक्साइड से कराएंगे तो क्या बनेगा SO3 बनेगा। यहाँ पर SO3 2 माइनस प्लस यहाँ पर आपने हाइड्रोजन का आयन लिया तो यहाँ पर कौन सी गैस लिबरेट होगी बेटा SO2 गैस क्या हो जाएगी यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी बेटा यहाँ पर SO2 गैस लिबरेट हो जाएगी। फेरस सल्फेट का अगर हम बात करेंगे हीटिंग करेंगे तो हीटिंग करने पर यहाँ पर क्या लिबरेट होगा आपके पास SO2 गैस लिबरेट होती है। क्या लिबरेट होती है आपके पास यहाँ पर आपके पास SO2 क्या होगी गैस लिबरेट हो जाएगी। सल्फर के एसिड्स की बात करेंगे बेटा तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सल्फर के एसिड से क्वेश्चन क्या होंगे आपके पास फ्रेम होते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया जाएगा और यहाँ से 4 ऑप्शन देके आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये जो एसिड्स होते हैं
यहाँ पर क्या होंगे जो आपके एसिड्स होते हैं, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि H2SO4 को क्या बोला जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं। H2SO3 को सल्फ्यूरस कहते हैं। H2S2 को हाइपो सल्फरस कहते हैं। H2S2O5 को थायोसल्फ्यूरिक कहते हैं। H2SO5 को क्रायो कहते हैं। H2S2O7 को ओलम कहते हैं। H2S2O8 को मार्सहॉल कहते हैं। H2S2O6 को क्या बोलेंगे, डाईथायोनिक एसिड। क्या बोला जाएगा, डाईथायोनिक एसिड। जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो उसमें OH कितना होता है बेटा, 2। यहाँ पर इसके पास H कितना होता है, 2। बेसिसिटी कितनी होती है, 2। एन फैक्टर कितना होता है, 2। ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की होती है +6। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी पैरोक्सिक बॉन्ड पाया नहीं जाता। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है H2SO4 की अगर बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है बेटा, आपके पास sp3 होता है। ठीक है, इसकी एसिडिटी की बात करेंगे तो इसका एसिडिक फैक्टर एन फैक्टर कितना होगा, 1। और नीचे की रिएक्शन में जो 2H प्लस SO4 माइनस वाले रिएक्शन के लिए इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर जनरली याद रखना है कि आप क्या करेंगे, तो कांटेक्ट प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के लिया जाता है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है। किसकी प्रेजेंसी में कराई जाती है, तो वैनेडियम V2O5 की प्रेजेंसी में कराई जाती है। तो कराए जाने पर यहाँ पर क्या बनेगा, 2 मोल ऑफ SO3 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर 2 मोल ऑफ क्या बनेगा, आपके पास SO3 बनेगा। यहाँ पर SO3 की रिएक्शन H2SO4 से करवाएंगे तो H2S2O7 बनेगा। क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर इसको बोलेंगे ओलियम बनेगा। आगे जाके अगर इसकी रिएक्शन आपने वाटर से कराया तो यहाँ पर ओलियम की रिएक्शन आपने किससे कराया, वाटर से कराया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपके पास H2SO4 बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास H2SO क्या बन जाएगा बेटा, 4 बन जाएगा। जो आपके पास H2SO4 होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। क्या होगा, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। ये जनरली क्या होता है, तो हाईली एसिडिक इन नेचर होगा। साथ ही साथ ये क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी क्या करेगा, ये काम करेगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी तरह क्या करता है, काम करता है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो H2SO4 होता है उसकी रिएक्शन H2 मतलब सुक्रोज से करवाने पर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होना तो चाहिए पर हो नहीं पाता बेटा, सुटेबल कंडीशन नहीं मिल पाती। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जनरेशन नहीं हो पाता। हाँ, लेकिन सुटेबल कंडीशन मिलने पर यहाँ पर क्या होगा, कार्बन ब्लैक पीपीटी जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है, यहाँ पर तो कार्बन ब्लैक क्या हो जाएगा, पीपीटी क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब ग्लूकोज की रिएक्शन किससे करवाने पर, ग्लूकोज की रिएक्शन आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवाने पर यहाँ पर क्या बनेगा, ब्लैक पीपीटी बनेगा। यहाँ पर फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर लिबरेट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, लिबरेट होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर आगे बात करेंगे तो ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड की क्रिया किससे करवाने पर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करवाने पर तो यहाँ पर वाटर लिबरेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा और क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या होगा, यहाँ से आपका लिबरेट हो जाता है ना, लिबरेट हो जाता है। एसिडिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, H2SO4 आपका एसिड बेस रिएक्शन दिखाता है। यहाँ पर आपके पास ये क्या होगा, आपके पास ये एसिड है, ये आपके पास बेस रिएक्शन होकर क्या मिलेगा, तो Na2SO4 मिलेगा और यहाँ से क्या होगी, आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका लिबरेट हो जाएगा। वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से लिबरेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपने क्या ले लिया, एक्टिव मेटल लिया, एक्टिव मेटल की रिएक्शन किससे करवा ली आपने, तो यहाँ पर एक्टिव मेटल की रिएक्शन आप कराएंगे H2SO4 से तो यहाँ पर क्या लिबरेट होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, यहाँ पर लिबरेशन होता है। किसका लिबरेशन होगा, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन जो गैस है उसका क्या हो जाएगा, आपके पास लिबरेशन हो जाएगा। साथ ही साथ अगर H2SO4 की रिएक्शन अगर आप किससे कराएंगे, NaHCO3 से कराएंगे तो यहाँ पर H2CO3 बनेगा और यहाँ पर H2 और CO2 का क्या हो जाएगा, ये लिबरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिबरेशन हो जाएगा। आगे अगर हम इसी में आपकी बात करते हैं रिएक्शन ऑफ H2SO4 तो H2SO4 एक बहुत ही अच्छा क्या होता है, आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ पर जो H2SO4 होता है बहुत ही अच्छा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग क्या होगा बेटा, आपके पास एजेंट होगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, इसकी रिएक्शन P4O से कराएंगे तो यहाँ पर H2SO4 बनेगा। I से कराएंगे तो बेटा I2
SO2 लिबरेट होगा और यहाँ से क्या होगा, वाटर भी लिबरेट होगा। साथ ही साथ अगर हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कार्बन से करवाएंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी। ऑक्सीजन मतलब सल्फर से कराएंगे तो SO2 गैस लिबरेट होगी। और Cu से कराएंगे तो यहाँ पर कॉपर का क्या बनेगा, आपके पास सल्फेट सॉल्यूशन बनता है। कॉपर का क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास सल्फेट क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो सल्फ्यूरस एसिड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, सल्फ्यूरस एसिड। अभी हमने क्या पढ़ा, H2SO4 के बारे में पढ़ा। H2SO4 के बारे में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो H2SO4 होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। साथ ही साथ हमने देखा कि जो H2SO4 होगा वो एसिड और बेसिक रिएक्शन को दिखाता है। और हमने H2SO4 जो आपका था, ये H2SO4 का जो है ना बेटा आपके पास, ये एक प्रकार से बहुत ही अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये बहुत सारी अभिक्रियाओं में क्या करता है, भाग लेता है। ये बहुत सारी जो आपकी क्या रहेगी अभिक्रिया, उसमें क्या लेगा, ये भाग लेता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर H2SO3 जो है सल्फ्यूरस एसिड है। ये इसका क्या होगा बेटा, इसमें जो सल्फर की जो ऑक्सीडाइजिंग जो स्टेट होती है वो क्या होगी, +4 होगी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी बेटा, sp3 होगी। कितनी होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, क्या होगी बेटा, sp। इसकी क्या हो जाएगी बेटा आपकी हाइब्रिडाइजेशन, मैंने अभी बताया sp3 इसका क्या होता है, आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पर जो एनहाइड्रेट होता है, ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो H2SO2 इसको क्या बोला जाता है, तो इसको हाइपोसल्फ्यूरस एसिड कहा जाता है। ये इसका बेटा स्ट्रक्चर हो गया। इसी में अगर हम आगे बात करेंगे आपकी, तो एसिडिक नेचर तो इसको बोलेंगे हाइपोसल्फेट आयन कहा जाता है। ये एज अ वीक क्या बिहेव करता है, एज अ वीक एसिड ये बिहेव करेगा। यहाँ पर अगर बात करेंगे आपकी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2। और हाइड्रोजन की यहाँ पर क्या होगी आपके पास, ये जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा आपके पास, sp3 होगा। यहाँ पर क्रायोज एसिड, तो H2SO5 को क्या बोला जाता है, क्रायोज एसिड बोला जाता है। H2S5 को क्या बोला जाएगा, तो यहाँ पर H2S5 को क्या बोला जाता है बेटा, क्रायोज एसिड कहा जाता है। ठीक है, ये क्रायोज ये एसिड का आपके पास स्ट्रक्चर दिया है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है ना, sp3 होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक पर सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको हम, या फिर परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी इसको कहा जा सकता है, हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ क्रायोज एसिड। अब इसको आप क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, H2SO5 को हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ पर H2SO क्या मिल जाएगा आपके पास, 4 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा आपके पास, H2SO क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। सल्फ्यूरिक ऑक्सीजन क्लीवेज यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद आपके पास मार्सल एसिड या परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपके पास, H2S2O8 होता है। ये जनरली मार्सल जो एसिड होता है, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। कितनी होती है बेटा, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। साथ ही साथ इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होता है, तो sp3 होता है। sp क्या होगा, 3 होता है। ये हाइड्रोलिसिस करने पर H2SO4 तथा H2SO5 आपको क्या देता है, H2SO5 ये आपको देता है। इसी में अगर हम आगे आपकी बात करेंगे, अब आपका जो नेक्स्ट जो एसिड आ रहा है वो आ रहा है ओलियम। बेटा ओलियम आपका इंपॉर्टेंट है, और ओलियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2S2O7 होता है। H2S2 क्या होगा, O7 आपका ओलियम का फॉर्मूला होता है। इसे फ्यूमिंग भी कहा जाता है, साथ ही साथ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, और इसको क्या बोला जाता है, तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम आगे आपकी बात करते हैं, अब आपके पास ग्रुप नंबर हम क्या पढ़ेंगे, आपका 17 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, ग्रुप नंबर 17। तो ग्रुप नंबर 17 में आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आ सकता है ग्रुप नंबर 17 में, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये सब के सब आपके पास ग्रुप 17 के एलिमेंट। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो फ्लोरीन आपकी कौन सी अवस्था में बेटा, गैसियस अवस्था में। फ्लोरीन आपके पास कौन सी अवस्था में, गैसियस अवस्था में। क्लोरीन कौन सी अवस्था में, गैसियस अवस्था में। ब्रोमीन किस में, लिक्विड में। आयोडीन किस में, सॉलिड में। एटिटियम क्या है आपके पास, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनके कलर्स भी यहाँ लिखे हुए हैं। फ्लोरीन का कलर होता है येलो, क्लोरीन का होता है येलो, ब्रोमीन का होता है समथिंग समथिंग रैंक बाउंड, और आयोडीन का होता है क्या, वॉयलेट। आयोडीन का क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, वॉयलेट होता है। जो एटॉमिक रेडियस होती है वो एटॉमिक साइज के प्रोपोर्शनल होती है, और जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है इन्वर्सली होती है किसके, साइज के। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है आपके पास, फ्लोरीन।
मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके पास क्या है, फ्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो एंथैल्पी होती है, मतलब अगर कोई एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है। सबसे ज़्यादा क्या होगी, क्लोरीन की होगी। फिर किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। फिर किसकी होगी, ब्रोमीन की होगी। और फिर किसकी होगी बेटा, आपकी आयोडीन की होगी। फिर किसकी होगी, आपकी आयोडीन की होगी। यहाँ पर आगे अगर हम बात करेंगे, है ना, नेक्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली जो एनर्जी होती है उसी को क्या बोला जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहा जाता है। यहाँ पर जो इसका केस है वो क्या है बेटा आपके पास, यहाँ पर जो इसका क्या बनेगा आपके पास ऑर्डर, तो Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन I2। देखो बाइनरी एसिड्स जनरली क्या होते हैं बेटा आपके पास, HCl HBr, है ना, यहाँ पर जनरली क्या करते हैं, बाइनरी एसिड्स का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन का ऑर्डर क्या है यहाँ पर, ये पूरा आपके पास कंक्लूजन है किसका बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन का। तो बॉन्ड डिसोसिएशन क्लोरीन के ज़्यादा, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर आयोडीन की। बॉन्ड गेन एंथैल्पी में क्लोरीन, फिर फ्रोमीन, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। बेटा ये आप इस ऑर्डर को बहुत अच्छे से देख लेंगे, ये ऑर्डर आपके पास डायरेक्टली यहाँ से आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन का ऑर्डर बताएंगे। तो बॉन्ड डिसोसिएशन का ऑर्डर क्या होता है, तो क्लोरीन होगा, क्लोरीन से ज़्यादा फिर ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन से ज़्यादा फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन से ज़्यादा आयोडीन होगा। फिर अगर हम बात करेंगे बॉन्ड गेन एंथैल्पी की, तो क्लोरीन, फिर फ्रोमीन, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर क्या हो जाएगा आपके पास, आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, तो क्लोरीन क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके HF दे देगा। यहाँ पर क्लोरीन क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करके HCl दे देगा। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके HBr दे देगा। ठीक है, HBr आपको देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 17, हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 17। तो यहाँ पर जनरली याद रखना है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा, अंतर होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और यहाँ पर आपने ले लिया आयोडीन। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि जितनी अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जितनी अच्छी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतनी ही अच्छी आपके पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है बेटा, डिक्रीज करेगी। और जिससे क्या होगा, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी डिक्रीज करती है। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करती है। जितने आसानी से H+ दे दिया जाएगा, जितने आसानी से क्या किया जाता है, H+ डोनेट किया जाएगा, उतना ही अच्छा क्या होगा, एसिड होगा। तो देखो यहाँ पर HF आसानी से H+ दे देगा, फिर HBr देगा, फिर HCl देगा, फिर कौन देगा, HF देगा। इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये सीक्वेंस हो जाएगा। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डायपोल मूवमेंट जो होता है, जनरल डायपोल मूवमेंट चार्ज और डिस्टेंस पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा आपके पास चार्ज कैरी होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, वो डायपोल मूवमेंट होगा, उतना ही अच्छा क्या होगा बेटा, वो डायपोल मूवमेंट होगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका चार्ज भी क्या होगा आपके पास, हाई होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतने ही अच्छा क्या होगा, चार्ज आता है। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, क्या करती, घटती है। तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि जितनी ज़्यादा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या होगा, वो चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, चार्ज क्या होगा, कैरी करेगा। यहाँ पर हेलोजेंस की अगर हम बात करेंगे तो रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस के साथ पढ़ लेते हैं बेटा। इसको क्लोरीन की रिएक्शन करा दो NaOH से, कोल्ड से करा दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, HCl बनेगा और HOCl बनेगा। डिस्प्रोपोनेशन करा दो तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा बेटा, ये जनरली डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन भी आपकी शो करेगी। NOH हॉट के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर HCl भी बनेगा और HCl क्या बनेगा, O3 भी बनेगा। ये NH3 के साथ रिएक्शन करेगा तो NH3 के साथ रिएक्शन करके NH4Cl बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके NCl बनेगा। SO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, SOO2Cl2 बनेगा। Na2SO3 के साथ रिएक्शन करके SO4 2- बनेगा।
P4 के साथ रिएक्शन करके PCl3 बनेगा, FeSO4 के साथ रिएक्शन करके Fe+3 आयन बनेगा, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके AlCl3 और Al2Cl क्या बनेगा 6 बनेगा, Al2 क्या बनेगा बेटा 6 बनेगा। यहाँ पर Cl2 की रिएक्शन अगर आप क्या करेंगे NaOH, यहाँ पर आपको याद रखना है कोल्ड और हॉट, कोल्ड के साथ HCl और HOCl देता है, जबकि ये हॉट के साथ HCl और क्या देगा बेटा HCO3 आपको बना के देता है। यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, नेक्स्ट आपके पास Fe क्या हो जाएगा F2 है, F2 NaOH कोल्ड के साथ क्या दे देगा HF दे देगा, OF2 दे देगा और यहाँ पर क्या दे देगा H2O आपका क्या करेगा यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पर आपके पास NaOH हॉट है तो उसके साथ रिएक्शन करके HF देगा, O2 देगा और यहाँ पर क्या दे देगा आपके पास वाटर का फॉर्मेशन ही करेगा, वाटर का क्या करेगा ये फॉर्मेशन करता है। एक्वारीजिया, तो एक्वारीजिया की बात करेंगे तो ये HNO3 प्लस 3 मोल ऑफ HCl को ही क्या बोला जाता है एक्वारीजिया कहते हैं। यहाँ पर जनरली जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा NOCl बनेगा, 2 मोल ऑफ क्या बनेगा वाटर, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास लिबरेट हो जाएगा। जनरली क्या होता है कि एक्वारीजिया में क्या किया जाता है, तो जो गोल्ड और जो आपके पास सिल्वर्स जैसे मटेरियल होते हैं ना, उनको डिज़ोल्व करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है बेटा, उनको डिज़ोल्व करने के लिए एक्वारीजिया सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जनरली बात करेंगे तो जो एक्वारीजिया क्या होगा, तो ये AU के साथ रिएक्शन करके आपके पास क्लोरो एक्वरिक एसिड देता है और प्लेटिनम के साथ रिएक्शन करके ये हेक्साक्लोरोपैथरिक एसिड देता है। हेक्साक्लोरोपैथरिक क्या देगा ये आपके पास एसिड देता है, हेक्साक्लोरोपैथरिक एसिड ये देता है। अब नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर ग्रुप बचा है, ग्रुप नंबर क्या है आपके पास 18 है, ग्रुप नंबर क्या है 18 है। तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है डिक्रीज़ करती है। यहाँ पर जनरली आपको याद रखना है बेटा कि यहाँ पर ये दोनों जो क्लैथरेट्स नहीं बनाते, यहाँ पर जो आपके पास ग्रुप नंबर 18 है, ग्रुप नंबर 18 में हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। इनमें से अगर हम बात करेंगे आपकी, तो जो हीलियम और जो नियॉन होता है ये जनरली क्या नहीं बनाता बेटा, ये क्लिथरेट का फॉर्मेशन नहीं करता। किसका फॉर्मेशन नहीं करता, तो ये जनरली क्या नहीं करता है बेटा, क्लिथरेट का फॉर्मेशन नहीं करता, क्योंकि इनका साइज़ छोटा है ना, और साइज़ छोटा होने के कारण वो स्टेबल आपका प्रोडक्ट नहीं बना पाता। तो जनरली अगर हम बात करेंगे तो पहला जो आपके पास प्रोडक्ट बना था नोबल गैस का, वो बना था XZPTF6। XZPTF6 क्या होगा यहाँ पर बनेगा। जनरली ये जो कंपाउंड है इसको किसने प्रिपेयर किया था, तो केमिस्ट नील बर्लेट ने इसको प्रपोज किया था। इसमें क्या किया उसने, O2PTF6 की रिएक्शन जिनॉन से करवा दी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा XZPTF6 आपका बन जाएगा, XZPTF6 आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आपका, ठीक है, तो उन्होंने बना के आपको दिखाया था। बर्लेट ने क्या किया था, बर्लेट जो है उसने क्या किया बेटा आपके पास, नील बर्लेट ने इस कंपाउंड को आपका क्या किया था प्रिपेयर किया था। अब जेनॉन की रिएक्शन की बात करेंगे तो जेनॉन क्या करेगा बेटा, ये F2 के साथ 1:20 में जब रिएक्शन करेगा तो XZF6 बनेगा, F2 के साथ 1:5 में करेगा तो XZF4 बनेगा। यहाँ पर F2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा XZ क्या बनेगा आपके पास F2 बनेगा, क्या बनेगा बेटा XZF2 का फॉर्मेशन होगा। XZF4 और XZF6 क्या करेंगे हीट करके XZ क्या देते हैं O3 देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर HF का क्या होगा लिबरेशन होगा। जितने भी आपके प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं क्रिस्टलाइज होते हैं और क्या करेंगे ये रेडली क्या होते हैं आपके पास हाइड्रोलिसिस में जाते हैं। रेडली कहाँ जाएंगे आपके पास हाइड्रोलिसिस में जाते हैं। जो जेनॉन फ्लोराइड होता है XZF6 के रिएक्शन वाटर के साथ करवाने पर क्या बनेगा XZO4 बनेगा। यहाँ पर XZF2 के अगर वो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो XZHF और क्या बनेगा O2 बनेगा। XZO4 F4 की रिएक्शन कराएंगे तो XZHF और O2 और XZO3 बनेगा। यहाँ पर XZF6 की रिएक्शन कराएंगे तो XZO3 और क्या बनेगा आपके पास HF बनेगा, क्या बनेगा बेटा आपके पास HF बनेगा। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, तो जो जेनॉन अगर बात करेंगे टेट्राफ्लोराइड की रिएक्शन वाटर से कराने पर, ठीक है, XZF2 की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो XZ बनेगा। XZF4 की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो XZ और XZO3 बनेगा। और XZF6 की रिएक्शन अगर आप कराएंगे या इसको हीट करवाएंगे तो यहाँ पर XZ क्या बनेगा आपके पास O3 बनेगा और HF बनेगा, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे XZF4 की,
तो इसको हीट करने पर क्या होगा, तो इसको हीट करने पर हमारे पास क्या बनता है, तो XeF2 बनता है। इसको बेंजीन के साथ रिएक्शन कराने पर बेंजीन के साथ फ्लोरीन बनता है। इसके SiO2 के साथ रिएक्शन कराने पर Xe क्या बनेगा, O2 बनेगा। यहाँ पर हमारे पास O2F2 की रिएक्शन करेंगे तो Xe क्या बनेगा आपके पास, F6 बनेगा। Xe क्या बनेगा आपके पास, F6 बनेगा। SbF5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, XeF3 बनेगा। क्या बनेगा आपके पास, XeF3 बनेगा। इसके रिएक्शन PF5 से कराएंगे तो ये XeF3 प्लस क्या बनेगा, PF6 माइनस बनेगा। यहाँ पर इसकी रिएक्शन आप HF के साथ और F माइनस के साथ कराएंगे तो XeF3 प्लस HF2 क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर माइनस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अलग अलग तरीके से उसके रिएक्शन को हमने करा के देखा। अब हम क्या करें, जो जेनॉन से बनने वाले जो आपके पास कंपाउंड है ना, इन कंपाउंड को देखेंगे कि किस तरीके का आपका स्ट्रक्चर शो करते हैं। जैसे कि आपके पास XeF2 है, तो जनरली अगर हम बात करेंगे XeF2 की, तो यहाँ पर जनरली क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। लीनियर के साथ साथ क्या होता है बेटा, ये sp3d स्ट्रक्चर को भी दर्शाता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर जो आपके पास Xe आपके पास क्या, ये F2 है, तो यहाँ पर जो आपके पास क्या हो गया बेटा, XeF2। ये देख सकते हैं ना आपके पास ये XeF2 है। तो ये XeF2 का स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, लीनियर है। कैसा है, लीनियर है। अगर इसी में हम बात करेंगे XeF4 की, ठीक है, तो ये स्क्वायर प्लेनर, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। XeF6 का क्या है बेटा, यहाँ पर आपके पास sp3d3 इसका आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टॉर्टेड क्या हो जाएगा, ऑक्टा हाइड्रल हो जाता है। इसी में अगर हमारे पास दो कंपाउंड और बचे बेटा, XeO3 है, तो ये जनरली क्या होता है आपके पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा, और इसका क्या होता है आपके पास, पिरामिडल होता है। क्या होता है बेटा आपके पास, ज्योमेट्री आपके पास पिरामिडल होती है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे XeO2F2 की, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो XeO2 और क्या हो जाएगा आपके पास F2, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो sp3d होगा। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d हो जाएगा। और जनरली क्या करेगा, सीसो ज्योमेट्री को शो करता है। कैसे ज्योमेट्री को शो करेगा, सीसो ज्योमेट्री को शो करेगा। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखा कि यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर ग्रुप नंबर 17 ग्रुप नंबर 18 की भी प्रॉपर्टी को हमने रीड आउट किया। तो बेटा आज की इस क्लास में हमारा जो पी ब्लॉक एलिमेंट है वो चैप्टर आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर को स्टडी करेंगे, साथ ही साथ इससे रिलेटेड आपके MCQs भी आपको करवाए जाएंगे। थैंक यू।